म्यांमार का ये रिलेशंस, इंडिया म्यांमार रिलेशंस देखते हैं। जैसा कि म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है और ये बहुत जरूरी है कि हमारे पड़ोस में सुख शांति बनी रहे, लेकिन बदकिस्मती से इस समय सुख शांति नहीं है। ये जो महिला आप देख रहे हैं इनका नाम है आंग सांग सू की। आंग सांग सू की, आंग सांग सू की। ये जो महिला है इनके पिताजी आर्मी में रहे हैं, म्यांमार की हैं ये। और म्यांमार में हुआ ये कि कई बार तख्ता पलट हुआ, कई बार वहां पे सरकार गिरा के वहां की सेना ने सरकार हथिया ली है। तो म्यांमार में जो आर्मी है, म्यांमार में जो आर्मी है वो जब अपनी सरकार चलाती है तो उसे क्या क्या कहा जाता है? मिलिट्री जुंता। जब आर्मी वहां सरकार चलाती है उसे कहा जाता है मिलिट्री जुंता, या कहीं कहीं आपको शब्द मिलेगा जनता सरकार। जनता सरकार ऐसा मत नहीं कि कोई सरकार वहां पे, जनता सरकार मतलब आर्मी की सरकार। ये मैं इससे परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, म्यांमार की बात कर रहा हूँ। तो ये जो महिला है आंग सांग सू की, ये नोबेल प्राइज विनर है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। इन्होंने एक विदेशी व्यक्ति से शादी की। जब इन्होंने विदेशी व्यक्ति से शादी की तो इनके साथ जब ये, इनको कई समय तक नजरबंद करके रखा गया, क्योंकि ये क्या बोल रही थी? डेमोक्रेसी लाओ। ये क्या बोल रही थी? डेमोक्रेसी लाओ। और जैसा कि मैंने कहा, म्यांमार में कई बार आर्मी का शासन रहा है, वहां पे लोकतंत्र खत्म हो गया है या हटा दिया गया था। तो ये लगभग 20 साल, 20 क्या 22-25 साल ये नजरबंद रही हैं और इन्होंने शादी विदेशी से की थी। तो जब ये बाहर निकल गई, ये हमेशा से बोलती रही भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी लाओ, लोकतंत्र लाओ। इन्होंने एक पार्टी बनाया, उसका नाम था एनएलडी पार्टी। ठीक है। जब ये छूटी, नजरबंद से ही छूटी है, तो इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ा तो इनकी पार्टी विजयी हुई। जब इनकी पार्टी विजयी हुई तो तय बात थी कि भाई ये इनको क्या बनाना था? राष्ट्रपति बनाना था। बनती राष्ट्रपति, इनकी पार्टी जीती। लेकिन मैंने बोला इस महिला ने, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, पीस का नोबेल प्राइज, लेकिन इसने शादी की विदेशी से। तो म्यांमार के संविधान में लिखा हुआ था कि वो व्यक्ति कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता जिसने शादी विदेशी से की हो। तो ये व्यक्ति राष्ट्रपति तो बन नहीं सकती थी, लेकिन इसकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट हासिल की थी। ये 2015 की बात बता रहा हूँ मैं, 2015 की। तो जब इसने सबसे ज्यादा सीट हासिल की है, इसकी पार्टी विजयी हुई है, तो इसको तो कोई ना कोई पद मिलना चाहिए। और इनको हम राष्ट्रपति बना नहीं सकते थे अकॉर्डिंग टू म्यांमार संविधान। तो इनके लिए एक नया पोस्ट बनाया गया, जिस पोस्ट का नाम था स्टेट काउंसलर। स्टेट काउंसलर। तो आंग सांग सू की म्यांमार की स्टेट काउंसलर रही, ये राष्ट्रपति बन नहीं सकती थी। और म्यांमार में जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था विन मिंट। विन मिंट। अब हुआ कि 2021 में हुआ क्या, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने बोला 2015 में इन लोगों ने पार्टी जीती, तो 5 साल चुनाव मतलब काम किया। 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ, फिर से चुनाव हुए। फिर अगला जब चुनाव हुआ, इनकी पार्टी फिर विजयी हो गई। जब इनकी पार्टी विजयी हो गई तो इनकी सरकार फिर से बननी थी 2021 में। लेकिन वहां की जो आर्मी है, आर्मी ने कई बार म्यांमार में तख्ता पलट दिया है, तो आर्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और म्यांमार के जो संसद है ना, वहाँ कुछ अजीब सा ही सिस्टम है। वहां की संसद में आर्मी के लोग नियुक्त होते बाकायदा। मुझे एग्जैक्ट सीट नहीं आता है, लेकिन फिर भी 100 से अधिक सीट, 100 से अधिक सीट में चुनाव नहीं होता, वहां आर्मी के लोग बैठते हैं। जैसे मान लीजिए आर्मी के सांसद बैठते हैं। तो इस बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, आर्मी ये चाह रही थी कि इनकी पार्टी हार जाए। और एक और पार्टी है जो आर्मी द्वारा बैक्ड है, उसका नाम है यूएसडीपी। भले आप इन पार्टी का नाम मत याद रखो, एलएलडी का याद रखो, एलएलडी इनकी पार्टी थी। तो यूएसडीपी जो पार्टी, इसका सपोर्ट आर्मी कर रही थी। तो ये था कि 2021 के चुनाव में ये जीत जाए, लेकिन ये हार गई और एलएलडी पार्टी फिर जीत गई। तो अब ये हुआ, आर्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ, यार ये फिर से बनेंगे क्या, फिर से ये स्टेट काउंसिलर बनेगी। तो आर्मी ने इनको उठा के, इस राष्ट्रपति को उठा के, और भी जो नेता लोग थे सबको उठा के घर में बंद कर दिया। इसे कहते हैं हाउस अरेस्ट कर दिया या नजर बंद कर दिया। जैसे 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके आते ही जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर थे उनको घर में बंद कर दिया गया। और अभी 2 दिन पहले की खबर है कि मोदी जी ने सभी को बुलाया था अपने घर में कि आओ बैठ के बात करें। नजरबंद करना मतलब आप घर में रहो, आपके घर के बाहर पुलिस खड़ी हो गई, आप कहीं जा नहीं सकते, अपने घर में रहो। तो 2021 में आर्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ, यार फिर से एलएलडी जीत गई, फिर से इनकी सरकार आएगी, फिर से डेमोक्रेसी आएगी। आर्मी ने कर दिया तख्ता पलट, जिसे कहते हैं कू कर दिया। आर्मी ने कू कर दिया, इन सब लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। तो आज 2021 में आलम यह है, पिछले 5 महीने से, कि म्यांमार में आर्मी का रूल चल रहा है। म्यांमार में आर्मी का रूल मतलब म्यांमार में क्या चल रहा है? मिलिट्री जुंता चल रहा है। मिलिट्री जुंता, जनता नहीं, जुंता ही है। ये जुंता सरकार चल रही, ये उनकी लैंग्वेज में है। ये लोग सब हाउस अरेस्ट है। मतलब एक पार्टी चुनाव जीती है, जनता ने वोट दिया इनको, इन्होंने बहुमत पाया, लेकिन वहां की आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। और
अभी तक 1000 से अधिक लोगों को आर्मी मार चुकी है वहां पे। ये कौन लोग है? ये आम लोग हैं जो कि विरोध कर रहे थे कि आर्मी हटे और फिर से सरकार आए। इनमें छोटे बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, सबको मारा आर्मी ने। आर्मी लिटरली अपने लोगों को मार रही वहां पे। खैर, तो ये 5 महीने से चल रहा है, 5 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये तो हम 2021 में आ गए, सीधे सीधे करंट अफेयर्स में देखा कि म्यांमार में हो क्या रहा है। अभी तक जो मैंने ब्रीफिंग दी आपको, ये क्लियर हुई आप सभी को? जी सर। तो आप लोग एनएलडी याद रखिएगा, इनकी पार्टी है, ये पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति कोई बन नहीं सकती क्योंकि इन्होंने विदेशी शादी की, इसलिए ये स्टेट काउंसलर रही हैं पिछले 5 साल। और अगर फिर से ये आर्मी का रूल हटेगा यहाँ से तो फिर से स्टेट काउंसलर बनेंगी, क्योंकि भाई इनकी पार्टी विजयी हुई है, जनता ने इनको जिताया है। ये मोदी जी आप जानते ही हैं इनको, ये पुरानी तस्वीर है जब ये नजरबंद नहीं थी तब की तस्वीर है। ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी क्या क्या हुआ था। 2010 में ये जो महिला है, इनको ये नजरबंद थी, घर में बंद थी बहुत सालों से, इनको छोड़ा गया, ये सब बात थी। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडाओ। नेपिडाओ राजधानी है म्यांमार की, है ना। ये सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। ये जो मैप है इसको अपन वापस देखेंगे। असल में ये जो मैप है ना, ये बता रहा है किसको? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैप है। अच्छा, इस मैप पे अपन एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे, इस मैप पे आप गौर करिएगा कि ये देखिए म्यांमार, ये है म्यांमार पूरा, है ना। अब आप देखिए म्यांमार से हमारे अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लग रही, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, उसकी बॉर्डर लग रही, नागालैंड के बाद मिजोरम है, उसकी बॉर्डर लग रही, मिजोरम तक बॉर्डर लग रही है ना। और बस ये 3 राज्यों की यहाँ बॉर्डर लग रही है, 3 राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, 3 राज्यों की यहाँ पे बॉर्डर लग रही है। किसके साथ? म्यांमार के साथ। और म्यांमार के साथ बॉर्डर चाइना की भी लग रही है, देखो इधर पूरा चाइना बैठा हुआ। म्यांमार बड़ा लंबा चौड़ा है। और ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, यहाँ पे ट्राइब मतलब ट्राइब्स ज्यादा रहती हैं, जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जंगल बहुत सारे हैं, यहाँ पे हिमालय की जो टेल है, पूछ है, वो आती है। और यहाँ के लोग आजादी के समय या आजादी के पहले से ही चाह रहे थे कि हमें स्वायत्ता मिले, हमें ऑटोनॉमी मिले, मतलब हम अपने रूल, नियम, कायदे कानून खुद क्या कर सके, बना सके। इसलिए आपको शायद पता होगा हमारे संविधान में एक आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 में हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, अब एक आंध्र प्रदेश हो गया, और इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। तो आर्टिकल 371 370 से अलग है। 370 J&K के लिए था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और आर्टिकल 371 में जो राज्यों को लिखा गया है, जिनका नाम है, जैसे इसमें नागालैंड के बारे में है, फिर मणिपुर के बारे में है, मिजोरम के बारे में है, ठीक है, अरुणाचल के बारे में है, गोवा के बारे में है, आंध्र प्रदेश के कुछ बारे में हिस्से में है। तो इसमें इन जिन राज्यों का नाम आया है, अल्टीमेटली उनके लिए कुछ हमने स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं कि आप अपने कुछ कायदे कानून खुद बना सकते हैं, आपकी जमीन कोई और खरीदेगा नहीं। मतलब मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी ज्यादा मेरी जुबान मत पकड़ लेगा कि सर आपने 371 डिटेल में कभी पढ़ेंगे, लेकिन मोटा जानिए कि 371 में हमने स्पेशल राइट्स दिए हैं कुछ स्टेट्स को, और इसमें बहुत सारे अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आते हैं, क्योंकि ये हमेशा से बोल रहे थे हमें ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब भले हम भारत का हिस्सा है लेकिन हम अपने कायदे कानून खुद बना सकें, जैसे हम जम्मू कश्मीर को प्रिविलेज दिए हुए थे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं उग्रवादी। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम उग्रवादी कहते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा उल्फा का, ये आसाम में बहुत सक्रिय है। एक नाम आपने सुना होगा NSCN का, नागालैंड सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये सब उग्रवादी संगठन है। ये हमारी आर्मी के साथ लड़ते हैं, आर्मी को मारते हैं। इनका सब मेन एम ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता रहे, असंतोष फैले, और यहाँ के रिसोर्सेज का ये यूज कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे उग्रवादी संगठन है जिन्हें हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स, इन्हें हम कहते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स। बहुत सारे संगठन है यहाँ पे। और जब आर्मी इनको धकेलती है या मारती है ना, तो ये कूद के चले जाते हैं म्यांमार में। और जब म्यांमार से वहाँ की आर्मी उनको मारती है तो भारत आ जाते हैं। मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है, और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे, मान लो आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा, मेरे ख्याल से उरी फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मणिपुर में एक बस जाती रहती है, उस पर हमला हो जाता है। यहाँ बहुत सारे हमले होते रहते हैं आर्मी पे, बहुत ज्यादा हमले होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सब जो उग्रवादी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि अपनी मनमर्जी चाह रहे हैं, इनको फंडिंग चाइना से हो रही है, कुछ म्यांमार से हो रही है, कुछ भी और विदेशी ताकतों से हो रही है, जो कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का सेफ हार्बर है, एक अच्छा घर है म्यांमार, कूद के भाग जाते हैं यहाँ पे। तो म्यांमार और भारत की बॉर्डर भी है ना, वो ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ये इधर पूरा हिमालय की बेल्ट है, हिमालय की। और हिमालय की बेल्ट होने के बावजूद
ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, यहाँ पानी बहुत गिरता है, तो यहाँ जंगल बड़े घने हैं। अगर समतल रोड हो, जैसे मान लो ये राजस्थान वाला एरिया, तो यहाँ पूरा रेगिस्तान है, यहाँ पे अपन ने तार लगा दी तो दूर दूर तक दिखता है कि भाई इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है। ये समतल एरिया, यहाँ बॉर्डर आसान है, जहाँ से मुन्नी को ले गया था बजरंगी भाईजान। लेकिन इधर बॉर्डर बड़ी मुश्किल, यहाँ तो नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, फिसलन है, घाटी है, पहाड़ है, जंगल है, तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और यहाँ पे ये उग्रवादी लोग इसी चीज का फायदा उठा के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना ही बताऊंगा। तो क्या होता है, भारत सरकार ने 2016 में इनसे बात की म्यांमार से, फिर 2018 में बात की कि यार बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो कि हमारे यहाँ हमला करके तुम्हारे यहाँ घुस जाते हैं, और फिर जब यहाँ पे मामला ठंडा होता है फिर वापस आ जाते हैं। तो यार इनको हमको प्रॉपर खत्म करना है, इनको पकड़ना है। तो 2 ऑपरेशन चले थे। इस ऑपरेशन का नाम था सनराइज। 2 बार हुआ, सनराइज फर्स्ट और सनराइज सेकंड। तो सनराइज फर्स्ट और सेकंड किसके किसके बीच में हुआ? इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी दोनों मिलके साथ किए। इधर से इंडियन आर्मी इनको भगाई, इधर से म्यांमार आर्मी इनको भगाई। मतलब कुल मिला के अगर मान लो यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है जो गोला बारूद मतलब इंसर्जेंसी फैला रहा है, उग्रवाद फैला रहा है, तो अब इसको घेर के मारो। अब ये इधर भागेगा तुम मार देना, इधर भागेगा तो मैं मार दूंगा। तो ऑपरेशन सनराइज भारत सरकार ने 2 बार चलाया विद द हेल्प ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट। काफी अच्छा सपोर्ट दिया उन्होंने। तो हमने बहुत हद तक यहाँ पे उग्रवाद को कम किया है। तो ऑपरेशन सनराइज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रुप है यहाँ पे। कभी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे या कोई करंट अफेयर्स यहाँ से उठ के आएगा तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनकी क्या मांग है, उन्होंने कब कब हमले किए, सब देखेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे लोग हमारे हम यहाँ पे खो देते हैं अपने। ठीक है, तो ऑपरेशन सनराइज आप ध्यान रखिएगा। और ये जो मैप है एक्चुअल में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के लिए मैप है, ये हम अब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक की ब्रीफिंग क्लियर हो रही है सभी को? यस सर। यस। इस मैप में नजर मार लीजिए थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ से बॉर्डर लगती है। मैंने बोला अरुणाचल के साथ बॉर्डर लगती है, उसके बाद ये नागालैंड है, इसके साथ बॉर्डर है, फिर मणिपुर के साथ बॉर्डर है, और मिजोरम के साथ बॉर्डर है ना? हाँ, मणिपुर और मिजोरम के साथ बॉर्डर है। अगर कोई बोले त्रिपुरा के साथ बॉर्डर है क्या? नहीं है। मेघालय के साथ बॉर्डर है, ये मेघालय है, ये मेघालय है, नहीं है। ये आसाम है, आसाम के साथ बॉर्डर है, नहीं है। वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर है, नहीं है। ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। ये करंट अफेयर्स तो है ही है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का जो आपका पोर्शन है उसका तो पार्ट है ही है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जगह दिखा रहा है मोरे। मोरे हमारे पास है, मणिपुर में एक जगह है मोरे, और तामू इनका शहर है। तो मोरे और तामू के बीच में अच्छी कनेक्टिविटी है। म्यांमार को जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी वो हम मोरे से पहुंचाते हैं। मोरे और तामू क्या है? बॉर्डरिंग शहर है। ध्यान रखिएगा, मोरे इंडिया का है, मणिपुर में है। मणिपुर में मोरे, मतलब कभी कभी आ जाता है मैच का फॉलोइंग कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन कौन से जंक्शन पॉइंट है, तो हमारी तरफ है मोरे। मोरे से हमने जोड़ा है तामू को। जैसे अभी हमने बांग्लादेश में देखा था कि भाई कोलकाता से खुलना जा रही है कोई ट्रेन, ये सब हमने देखा था ना। वैसे इन सबको ध्यान रखना है आप लोगों को। और आपने ये देख लिया कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसके साथ बॉर्डर है, मणिपुर के साथ बॉर्डर है, मिजोरम के साथ बॉर्डर है, और अच्छी खासी बॉर्डर है ना? बढ़िया। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था एंग्लो बर्मा वॉर। 3 बार एंग्लो बर्मा वॉर हुए, लेकिन जो पहला एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था वो 1824 से लेकर 1826 में हुआ था। और इसमें एक ट्रीटी हुई थी, इसका नाम था यान डाबू की ट्रीटी, यान डाबू की संधि। इस ट्रीटी में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बॉर्डर तय कर दी थी ना, आज भी लगभग वही बॉर्डर है। क्योंकि ये सब हिली स्टेट्स है, ये पहाड़ी स्टेट है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम खंबा गाड़ देंगे कि हम तार खींच देंगे तो बॉर्डर बन जाएगी। यहाँ पे जब बॉर्डर तय की जाती है तो नेशनल बॉर्डर होती है कि भाई ये नदी जा रही है, नदी के इस पार भारत, नदी के उस पार म्यांमार। अच्छा, ये पहाड़ है, पहाड़ के इस पार भारत, पहाड़ के उस पार म्यांमार। ऐसे नेशनल बॉर्डर्स का हम प्रयोग करते हैं। तो यान डाबू की जो संधि हुई थी आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, मोटे तौर पे आज भी वही इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है। और म्यांमार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था आफ्टर थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, उस एक्ट से ये अलग कर दिया गया था। पहले क्या था, गवर्नर जो वॉइस राय था वो भारत और म्यांमार दोनों का एक हुआ करता था, लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से म्यांमार का वॉइस राय अलग कर दिया गया और भारत का अलग। मतलब ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग पोस्ट हो गई, आदमी एक था लेकिन ऑफिस 2 बना दिए कि भैया तू इधर, जब इधर का काम देखेगा तो
इधर वाले ऑफिस से करना, इधर काम देखा तो इधर वाले ऑफिस से करना। मतलब एक तरह से अंग्रेज ने पहले से ही 1935 से पृथककरण कर दिया था, सेपरेशन। अगर वो नहीं करते इस एक्ट से ना, तो हो सकता है जब हम आजाद होते ना तो म्यांमार हमारा हिस्सा होता, क्योंकि म्यांमार, मैं बोल रहा हूँ ऑटो मतलब प्रीवियसली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटेन ने ही इस पे कब्जा किया हुआ था, और ब्रिटेन ने हमको आज़ादी दी, तो शायद म्यांमार हमारा हिस्सा होता। लेकिन 1935 में वो चाल खेल गए, उन्होंने बोला म्यांमार को अलग डिवीजन करो। ठीक है, तो ये थोड़ी हिस्ट्री की बात हो गई। अब ये जो म्यांमार है 1948 में आज़ादी पाता है, इससे पाएगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन से पाएगा। ब्रिटेन ने 1947 में हमको आज़ाद किया, 1948 में म्यांमार को आज़ाद किया। ठीक है, और बुद्धिज्म यहाँ का मेन क्या है, धर्म है। और बुद्धिज्म जैसे हम देखें हमारे आसपास के जो भी है, पाकिस्तान वाले हिस्से को अगर छोड़ दें तो नेपाल से तो लुम्बिनीज में तो गौतम बुद्ध का जन्म ही हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें भूटान, वहाँ बुद्धिज्म है। उसके बाद देखें ये जो आपका है म्यांमार, यहाँ बुद्धिज्म है। श्रीलंका में बुद्धिज्म, अशोक के बेटे जो थे, क्या नाम था उनका, महेंद्र, उन्होंने बुद्धिज्म फैलाया था। तो बुद्धिज्म यहाँ का मेन धर्म है, बड़ी अच्छी बात है। 1948 में आजादी पाई, लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ पे मिलिट्री कू हो गया। कू मतलब यहाँ की जो आर्मी है उसने टेक ओवर कर लिया। मैंने बताया कई बार पहले भी कू हो चुका है, और 2021 में भी आज वहाँ पे आर्मी का ही रूल है। ठीक है, बीच बीच में हमारे इनके रिश्ते खराब हुए, क्योंकि भाई जब वहाँ आर्मी का रूल हो जाएगा, गोलीबारी चलेगी, तो कैसे संबंध अच्छे हो सकते हैं। हम एक लोकतंत्र है, तुम एक ऑटोक्रेटिक रूल कर रहे हैं, तुम वहाँ पे आर्मी का शासन कर दे। फिर भी बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर है हमारे साथ। और मैंने बोला है कि शायद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी म्यांमार है। ये सच बात है, अच्छी या बुरी हो, है तो हमारा पड़ोसी। धीमे धीमे जैसे हमने देखा इस मैप में, देखिए चाइना के साथ इसकी बॉर्डर लग रही है, किसकी, म्यांमार की। तो चाइना का समय के साथ यहाँ पे प्रेजेंस अच्छा होने लगा। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है तानाशाही रूल, या एक आदमी का रूल। जैसे अभी आर्मी का यहाँ पे रूल है, तो ऐसा नहीं कि आर्मी का रूल है तो कौन रूल कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट। आर्मी का रूल है मतलब आर्मी का जो जनरल होगा ना वो यहाँ का मालिक होगा। उसका नाम मैंने लिखा है इसमें, आप लोग देख लेना। चलो मैं दिखा देता हूँ उसका नाम, अभी कौन मालिक बना बैठा है यहाँ पे। ये अभी जो मालिक बना बैठा उसका नाम है, ये क्या नाम है इसका, मिंत सी। मिंत सी अभी मालिक बना बैठा है। ये आर्मी जनरल था और इसने टेक ओवर कर लिया है। चाइना में भी ऑटोक्रेटिक है, क्या है, वहां भी वन पार्टी रूल है। ऑटोक्रेटिक मतलब जहाँ पे एक आदमी का शासन चलता हो, एक आदमी जो कहे वही मानना पड़ता है। हमारे देश में एक आदमी का रूल नहीं चलता, हमारे देश में संसद का रूल चलता है। हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो सब कुछ ठीक ठाक है। ये आंग सांग सूकी वाला कॉन्सेप्ट ने बता ही दिया कि ये जो महिला है ये हमेशा से चाह रही थी कि डेमोक्रेसी फैलाओ, और इसलिए मिलिट्री रूल में डिफरेंस ये है कि भाई मिलिट्री का काम क्या है, युद्ध करना, लड़ाई करना। लेकिन यहाँ मिलिट्री, जैसे मोदी जी मान लो बैठे, और अभी मान लो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन रावत। कल को बिपिन रावत अपनी आर्मी को बोले कि भैया मोदी को हटाना है, और बिपिन रावत बैठ गया उसकी जगह, और जहां भी काम काज जैसा बिपिन रावत करे वैसा हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो हायरार्की है, जो पद सोपान है, उसमें आर्मी जनरल बहुत नीचे आता है। लेकिन पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार हो, यहाँ पे आर्मी को सेकंड इन कमांड बनाया गया है, कि मेन तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसके बाद जस्ट आर्मी आ जाती है। इसलिए वो लोग कूद जाते हैं, एक सीढ़ी सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ आर्मी बहुत नीचे है, आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, आर्मी हमारे यहाँ पद सोपाने बहुत नीचे है। मतलब आर्मी के ऊपर तो डिफेंस सेक्रेटरी है, जो कि एक IAS होता है, पूरी आर्मी के ऊपर वो बैठा रहता है। खैर, तो हमारा इनके साथ इकोनॉमिक टाइज भी ठीक ठाक है, छोटा देश है। ठीक है, लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड चलता है, ठीक ठाक है। इसके साथ अच्छी बात ये, म्यांमार में बहुत सारे ऑयल और गैस के रिजर्व है, जो कि अनटैप्ड है, अभी तक हमने खोजा नहीं या उन्होंने नहीं खोजा है। और हमें ऐसा उम्मीद है कि अगर यहाँ से हम सही सप्लाई पा पाए तो हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो हम पूरी कर सकते हैं। और म्यांमार हमको बहुत बड़ा मार्केट के रूप में देखता है, कि भैया म्यांमार को जो भी चाहिए होता है वो हमसे मांगता है, हम उसको देते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया वाइज देखें तो एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया ही है। और चाइना की डील तो आप जानते हैं कि डील तो उसकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उस डील में घाटा उस व्यक्ति का होता है जिसमें चाइना का हाथ पड़ा हुआ है। हमारे देश में एक संगठन है, उसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं ब्रो। ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 2015 से पहले तक, ये संगठन जो था ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में था, मतलब जो सड़क परिवहन निगम है ना उसके अंडर ये आता था। लेकिन 2015 में के बाद से इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मंत्रालय के अधीन आता है। नाम से क्लियर हो रहा है कि बॉर्डर एरिया में जो रोड बननी है वो ये बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रोड बनाता है, बॉर्डर एरिया जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है जो बॉर्डर में है, किसी और देश के बॉर्डर में है, या बॉर्डर वहां से नजदीक है, तो वहाँ रोड भी ये बनाएंगे, ये पुल भी बनाते हैं, वहाँ बिल्डिंग भी ये बनाते, सब ये बनाते हैं। और दूसरे देश में जाके भी ये बनाते हैं। जैसे अफगानिस्तान में हमने बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क कराया, तो वहाँ ब्रो ही गया था, ब्रो को हमने भेजा। इनके इंजीनियर्स जो है ना बड़े टैलेंटेड है। आप लोग इनके बारे में सुनते होंगे कि 2 दिन में पुल बना दिया, 4 दिन में ये कर दिया, 36 घंटे में ये कर दिया। ये सारा कमाल यही करते हैं ब्रो। 1960 में संगठन ये डिपार्टमेंट बना था, और बिल्कुल मतलब सैल्यूट है इनको। इनके काम की वजह से हमेशा जाने जाते हैं, ब्रो कह रहे हैं ना। और इन्होंने भारत और म्यांमार के बीच में एक फ्रेंडशिप रोड बनाई है। असल में मैंने कल की क्लास में बताया था कि भारत चाहता है कि हम इंडिया से म्यांमार जाएं और म्यांमार से थाईलैंड जाएं। ये हम बना रहे IMT बना रहे हैं, क्योंकि हम इसे म्यांमार को कहते हैं गेटवे ऑफ द ईस्ट। गेटवे ऑफ द ईस्ट मतलब अगर हमें पूरब की ओर जाना है तो म्यांमार के थ्रू ही जा सकते हैं। म्यांमार हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, और म्यांमार से हम थाईलैंड पहुंच गए। थाईलैंड के बाद तो आप कहीं भी चले जाइए, थाईलैंड के बाद आप मलेशिया चले जाइए, थाईलैंड के बाद आप लाओस चले जाइए, कम्बोडिया चले जाइए, थाईलैंड के बाद आप चाइना चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, सिंगापुर तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम गेटवे ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ये अच्छा याद आ गया मुझे। किस कंट्री को गेटवे ऑफ द ईस्ट कहता है? भारत। भारत किस देश को पूरब का रास्ता कहता है, पूर्व का गेटवे? तो हम म्यांमार को मानते हैं। ठीक है, और इसमें यही बताया कि हम गुवाहाटी होते हुए मैंडले पहुंचेंगे। मैंडले कहाँ पे है? म्यांमार में। आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, तिलक को जेल हुई थी। तिलक को जेल हुई थी 1906 में, और 1912-13 तक वो जेल में रहे हैं। उनको इसी जेल में रखा गया था, मैंडले जेल में। और आज इस जेल में जो वो है म्यांमार सरकार ने सम्मान स्वरूप तिलक का बस्ट लगाया है। तिलक का बस्ट लगाया। बस्ट क्या होता है? देखो, एक तो पूरी पूरी प्रतिमा होती है कि भैया ये पूरी प्रतिमा खड़ी कर दी, इसे कहते हैं स्टैचू। क्या कहते हैं? स्टैचू। और एक ऐसी होती है इसमें मुंह होता है और ये सिर्फ सीना होता है, मतलब अपर अपर हिस्सा होता है, इसे कहते हैं बस्ट। तो मैंडले जेल में तिलक के सम्मान में तिलक का बस्ट लगा हुआ है। कौन सी जेल में? मैंडले जेल। मैंडले, ये लिखा ना मैंडले, मैंडले नाम का शहर है वहां पे, वहां की जेल में तिलक को रखा गया था, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो वहां पे उनका बस्ट लगा हुआ है। बस्ट समझ में आया कि नहीं आया? जब आधा शरीर लगा होता है कहीं, आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे, गांधी जी की बहुत जगह बस्ट लगे हुए हैं। तो बस्ट मतलब आधा शरीर, और पूरा शरीर कहीं टंगा है, खड़ा है, उसे स्टैचू कहते हैं। और जब आधा शरीर है उसे बस्ट कहते हैं। तो यहाँ तिलक का बस्ट लगा है मैंडले में, क्योंकि यहीं पे अंग्रेजों ने इनको रखा था। क्योंकि मैंने बोला है म्यांमार भी अंग्रेजों के अंडर में था 1935, मतलब 1948 तक इनके अंडर में था। तो हमारे जो भी लोग थे उनको यहाँ से कैद करके या तो मैंडले ले आते थे या फिर यंगून ले आते थे। यंगून का पुराना नाम है रंगून। यंगून शहर का पुराना नाम है रंगून। एक गाना है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तो आज रंगून का नाम है यंगून। और रंगून में शायद आपको पता हो या ध्यान हो कि जो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको यहाँ कैद किया गया था रंगून में। तो इतिहास में इसको रंगून कहते हैं। प्रेजेंट में इस शहर का नाम है यंगून। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कलादान मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में भी बात करेंगे। असल में मैंने कल की क्लास में बताया था कि भाई हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। उस रास्ते को कहते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी नाम का शहर है पश्चिम बंगाल में, वहीं से रास्ता गुजरता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन नेक। और उधर से हम होके आते हैं तो हमारा जो बाकी राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, वहां तक जाने में समय बहुत लगता है, रिस्क बहुत है, पैसा बहुत लगता है। तो हम चाह रहे थे कि भाई कहीं रास्ता हो जाए। तो बांग्लादेश से होके जाने का रास्ता तो हमने कल देख ही लिया था कि हमने ट्रेन चला दी है, हमने हाईवे बना दिए, हमने पुल बना दिया है, मैत्री सेतु पुल बना दिया है। और यही चीज हमने म्यांमार से बात की कि भाई म्यांमार तुम भी हमें रास्ता दे दो यार, हम भी अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक पहुंच सके। ये क्या है कलादान मल्टी मॉडल हाईवे प्रोजेक्ट, हम देखेंगे। अभी अभी देखेंगे। अभी तक जो मैंने रामायण आपको सुनाई है क्लियर हुई सभी को? जी सर। अब कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट देखते हैं। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जरूरत क्यों है?
मैंने बताया ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, हम यहाँ से घूम के जाते हैं पूरा, और यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा रास्ता है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और ऊपर बैठा है चाइना, कभी भी अटैक करके काट दे। ये मुर्गे की गर्दन कहते थे, चिकन नेक। हमने बांग्लादेश से बात की, कोलकाता से खुलना होते हुए निकल जाए। और हमने म्यांमार से बात की, भाई कल को बांग्लादेश बिगड़ जाए तो मना कर दे, नहीं निकलना है यहाँ से, तब तो एक भैया अपने पास प्लान भी होना चाहिए ना। तो हमने म्यांमार से बात की कि हमें अपने नॉर्थ ईस्ट में ना कनेक्टिविटी बढ़ानी है अच्छी, और हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ माल पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो हमने इससे बात की, और इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान मल्टी मोड प्रोजेक्ट। तो पहली बात है कलादान क्या है, तो कलादान एक नदी है, कलादान एक नदी है। वेरी गुड। कलादान नदी कहाँ बहती है, भारत में कि म्यांमार में? तो ये नदी बहती है म्यांमार में, म्यांमार में। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मल्टी मोड मतलब क्या? मल्टी मोड मतलब यहाँ हम पानी का भी उपयोग करेंगे, यहाँ हम सड़क का भी उपयोग करेंगे, और पानी में भी हम यहाँ समुद्र, कौन से पानी, समुद्र के भी उपयोग कर रहे हैं, पानी में हम नदी का भी उपयोग कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम है मल्टी मोड प्रोजेक्ट, कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी पानी जा रहे हैं, हम पानी में भी जाए, समुद्र के पानी में भी जाएंगे, फिर नदी वाले पानी में भी जाएंगे, मतलब हमारी नाव समुद्र में भी चलेगी, नदी में भी चलेगी, और रोड रोड से भी माल जाएगा। इसलिए इसका नाम है मल्टी मोड प्रोजेक्ट। किस देशों के बीच में? इंडिया एंड म्यांमार। क्यों है? इंडिया हैव टू एडवांस एंड सिक्योर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, वो चाहता है कि उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो कनेक्टिविटी वो अच्छी रहे, इसलिए इंडिया ने ऐसा किया। म्यांमार को क्या फायदा होगा इससे? म्यांमार का डेवलपमेंट हो जाएगा। कैसे डेवलपमेंट होगा भैया? म्यांमार पे भारत पैसा देगा। तो पहली चीज क्या इस प्रोजेक्ट में क्या है, पहले तो हम एक बंदरगाह बना रहे हैं, इस बंदरगाह का नाम है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह, सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। ये हम डेवलप कर रहे हैं पूरा। भैया आप छोटा सा नदी का घाट बनाने के लिए ईटा लगता है, पत्थर लगता है, टाइल्स मार्बल लगता है, तो ये तो पूरा पूरा हार्बर बना रहे हैं हम। तो हम सितवे डेवलप कर रहे हैं। वेरी गुड। सितवे से क्या है, सितवे में हम बड़े जहाज से सितवे तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद माल अनलोड होगा, फिर एक छोटे यहाँ सितवे से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम है क्या? कलादान नदी। अब यहाँ पे नदी आ जाती है कलादान, फिर ये माल छोटी नदी में, मतलब छोटे जहाज में ट्रांसफर होगा, फिर ये नदी के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा? पलतवा पहुंचेगा। पलतवा से हमने हाईवे बनाया है, ये हाईवे हमें कहाँ ले जा रहा है? सीधे जोरिनपुई। जोरिनपुई ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? जोरिनपुई। ये शब्द है जोरिनपुई, जोरिनपुई ले जा रहा है। और जोरिनपुई पहुंचते ही आप भारत पहुंच गए। और आइजोल जो है, कोई मुझे बताएगा आइजोल किस राज्य की राजधानी है? आइजोल मिजोरम। वेरी गुड, मिजोरम की। तो हम मिजोरम तक पहुंच गए। मिजोरम के बाद तो हम कहीं भी अपना माल ले जाए। ये है कलादान मल्टी मोड प्रोजेक्ट, जिसमें हम एक सेतवे पोर्ट पूरा अपने पैसे से डेवलप कर रहे हैं। इस तरह हमने चहाबहार को बनाया ईरान में, बांग्लादेश में हम बना रहे हैं, सॉरी म्यांमार में हम बना रहे हैं सेतवे पोर्ट। सेतवे के बाद माल कलादान नदी में चलेगा, ये नदी है, इस नदी का उपयोग करके हम पलेतवा पहुंचेंगे। पलेतवा के बाद हमने हाईवे बनाया है जोरिनपुई तक, और उसके बाद तो भारत में आ ही गए हम। ये है कलादान मल्टी मोड प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट। म्यांमार को क्या मिला? म्यांमार को पैसा मिला। म्यांमार को घर बैठे एक पूरा बंदरगाह बन गया। म्यांमार को घर बैठे ये जो कलादान नदी है ये नेविगेशन वाली बन गई। भाई नदी है तो नदी में कहीं पत्थर है, कहीं पे उसकी गहराई कम है, तो सब कुछ मेंटेन किया जाएगा ना भाई, नदी में जहाज चलेंगे तो। फिर क्या मिला इसको? एक पूरा पूरा हाईवे मिल गया पलेतवा से जोरिनपुई तक। और इस रास्ते से अगर भारत का सामान जाएगा तो भारत इसको टैक्स भी देगा। तो म्यांमार के लिए तो विन विन सिचुएशन है, पैसा मिल रहा है उसको। अच्छा, सितवे हमने बनवाया है, हाँ हम डेवलप किया। देखो डेवलप, जब कहीं भी कोई पोर्ट बनता है ना तो उसमें अरबों रुपए लगते हैं, अरबों रुपए। वहां पे इतने सारे शिप आएंगे, खड़े होंगे, वो कैसे खड़े होंगे, फिर इतने शिप से माल अनलोड होगा तो उसके लिए क्या फैसिलिटी, कितनी सारी ट्रेन लगती है, फिर वहां पे वेयर हाउस बनते हैं, वहां पे ऑफिसर्स बनते हैं, वहां पे सिक्योरिटी लगती है, बहुत कुछ लगता है। अरबों खरबों का सामान आएगा तो यहाँ पे कितना बड़ा काम धाम होगा। हम, और इसी के पास एक और बंदरगाह है, इसका नाम है नहीं, इसका नाम है क्यूब क्यू। आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे कैसे नाम बताते हैं भैया, अब क्या करें, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नाम है। इसका नाम है क्यूब क्यू। क्यूब क्यू एक बंदरगाह है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना, तो चाइना हर जगह बैठा हुआ है। तो चाइना की मैंने एक पॉलिसी बताई थी ना आपको, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, हर जगह भारत को घेरे।
तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक और मोती है चाइना का। चाइना ने बांग्लादेश में चटगांव को डेवलप कर रहा है, म्यांमार में क्यूब डेवलप कर रहा है, हमने देखा है श्रीलंका में हम्मन डोटा रख लिया है अपने पास उठा के। तो चाइना कौन सा बंदरगाह डेवलप कर रहा है? क्यूब नाम का, और हम कौन सा कर रहे हैं? सेतवे नाम का। क्लियर हो रहा है सभी को? क्लास हैवी तो नहीं हो रही? नो सर। आप लोगों ने इतना बड़ा लक्ष्य साधा है तो ये तो छोटी छोटी बात है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला कि हमारा ये पड़ोसी मुल्क है और बुद्धिज्म यहाँ का मेन धर्म है, मुझे लगता नहीं है आज अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, अगर ये क्लास में 20-30 मिनट खींचूं एक्स्ट्रा तो पढ़ लोगे? आज खत्म कर दे इसको? यस सर। जी सर। सो मत जाना। तो जैसा कि यहाँ पे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म हमने यहाँ पे फैलाया है। हमने क्या मतलब, हम कौन होते हैं? महात्मा बुद्ध ने सब किया है। तो हम इनके साथ कल्चरल कोऑपरेशन भी करते हैं, सांस्कृतिक संबंध भी हमारे हैं। एक आनंद टेम्पल है, आनंद टेम्पल बागान नाम के शहर में, उसको हमने डेवलप किया। मैंने बोला मंडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को हमने कैद करके रखा था, तो उनका बस्ट लगाया गया यहाँ पे, सब मैंने बता दिया। डिफेंस कोऑपरेशन देखें तो भैया हमारी और म्यांमार की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है इम्बैक्स नाम की। इम्बैक्स, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर बायलेटरल, ए फॉर आर्मी, एक्स फॉर एक्सरसाइज, वाई आर। इंडिया, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, दो लोग मिलकर कर रहे हैं, दो देश, ए फॉर आर्मी, आर्मी नहीं एनुअल, और एक्स फॉर एक्सरसाइज। इम्बैक्स नाम से बांग्लादेश म्यांमार के साथ हो रही। हमने स्लीनेक्स भी पढ़ा था, स्लीनेक्स, और ये किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। ऑपरेशन सनराइज मैंने बात कर ही ली आपको, क्या हुआ था ऑपरेशन सनराइज में, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात हुई है 2020 में, भारत सरकार ने म्यांमार को सबमरीन दी है, सबमरीन। ये बड़ी बात है, भारत किसी भी देश को सबमरीन नहीं देता, लेकिन हमने दी है, और उस सबमरीन का नाम है आईएनएस सिंधु वीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएनएस सिंधु वीर। हमने सबमरीन इनको दी है, फ्री में नहीं दी है, लेकिन पैसे में दिए, लेकिन हम किसी भी देश को सबमरीन नहीं देते, लेकिन हमने इनको दी है। ऑपरेशन सनराइज फिर से नहीं बताऊंगा शिवानी में, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको सुन लेना बाद में, है ना, नहीं तो फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि हमने अभी तक किसी भी पड़ोसी मुल्क को अपने सबमरीन नहीं दी, म्यांमार को दी है। और इसलिए दी है, इसका भी रीजन ये है कि म्यांमार जस्ट लगा है चाइना के साथ, अपनी बॉर्डर बना के बैठा है। अगर हम नहीं देते तो चाइना उसको देगा सबमरीन। तो हमने बोला यार हम ही दे देते यार, नहीं तो भैया ये उसकी गोद में बैठ जाएगा तो हमारे लिए मुसीबत होगा। और अभी जैसा कि मैंने बोला, कोविड की वजह से भारत ने अपने आसपास के पड़ोसी देशों की बड़ी मदद की है। हमने इंजेक्शन दिए हैं इनको, ऑक्सीजन किट दी है, और वैक्सीन डिप्लोमेसी में इनको वैक्सीन भी बहुत सारी गई है, तो हमने इनका सपोर्ट किया है, ठीक है। एनर्जी कोऑपरेशन की बात की जाए तो एनर्जी कोऑपरेशन में मैंने बताया है कि हमारा जो मोरे नाम का शहर है, मोरे, वहां से हम इनको बिजली देते हैं, वो तामू में जाती है, तामू के बाद से वो म्यांमार में दौड़े आती है, ठीक है। अगर ये बात करें कि हमारे और हम ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिसमें भारत और म्यांमार साथ में है, तो एक बिम्स्टेक नाम का संगठन है, इसमें भारत भी है और म्यांमार भी है। बिम्स्टेक मैंने बताया, इसमें 7 देश आते हैं, और 1961 में इसकी स्थापना हुई है। आसियान जो है, इसमें 10 देश आते हैं, इसमें भारत नहीं आता। तो इस आसियान का ये मेंबर है, और भारत आसियान का ऑब्जर्वर स्टेटस है उसके पास, मतलब इनकी बैठक में जाते हैं, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भारत मेंबर है, इंडिया प्लस 5 और देश है। तो जैसा मैंने बोला आसियान में 10 देश है, तो इसी 10 में से 5 इसके मेंबर है। मतलब मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में 6 देश आते हैं। मेकोंग एक नदी है जो चाइना से होते हुए म्यांमार होते हुए नीचे जाती है, और गंगा तो हमारी नदी है, तो 2 नदियों के नाम से कोऑपरेशन बना हुआ है, इसमें हम इनके साथ बैठते हैं। मतलब हम उन ग्रुपों की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम म्यांमार के साथ है। सार्क की बात करें तो सार्क में म्यांमार मेंबर नहीं है, सार्क में म्यांमार मेंबर नहीं है, सर सार्क आपकी में आवाज नहीं म्यांमार आ का रही है। ऑब्जर्वर स्टेटस है, मतलब उसकी बैठक में म्यांमार को बुलाते हैं, लेकिन वो उसका मेंबर नहीं है। अब देख लेते हैं इशू क्या क्या है। इशू दिखाने से पहले मैं चलता हूँ मैप में। हमारा इशू है रोहिंग्या इशू। रोहिंग्या क्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा मैप चलते हैं।
उस मैप के लिए मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर ही मिलेगा मैप मुझे। आप लोग ये जानते हैं कि भारत में रोहिंग्या मुसलमान कम से कम 50,000 है और ये शरणार्थी हैं, ये विदेशी हैं और ये लोग मूलतः आए कहाँ से हैं? ये लोग बेसिकली हैं म्यांमार के। अब भारत सरकार ने अभी शायद 1 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सारे रोहिंग्या मुसलमानों ने अपील लगाई थी कि यार हमको वापस क्यों भेज रही है भारत सरकार, हमको बचा लो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कि भारत ठेका नहीं लिया है दुनिया भर के शरणार्थियों को रखने का, क्योंकि हमारी आबादी वैसे इतनी ज्यादा है, हम कितने लोगों को पाल ले, सब कोई मुंह उठा के चले जाते हैं। भाई तुम्हारे देश में दिक्कत तुम देखो ना। और अभी 2021 के बाद से बहुत ज्यादा और मूवमेंट हो गए, क्योंकि 2021 के बाद तो मैंने बोला यहाँ आर्मी रूल चल रहा है और आर्मी लोगों को मार रही है, तो डर के भाग रहे हैं लोग। और देखो कितनी बड़ी बॉर्डर है, कहीं से भी घुस जा रहे हैं, तो एक और दिक्कत है। और रोहिंग्या वाला इशू तो बहुत पुराना है। असल में अब रोहिंग्या इशू में था क्या ये देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं रखाइन, रखाइन स्टेट। ये इनका पूरा स्टेट है, जैसे आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टेट है ना, वैसे उनका एक स्टेट है रखाइन नाम का। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं रोहिंग्या। जैसे हम कहते हैं कि बिहार के बिहारी, महाराष्ट्र के मराठी, वैसे यहाँ के लोग रोहिंग्या। ये कौन है? ये मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। म्यांमार में मेजोरिटी किसकी है? बुद्धिस्ट लोगों की। बुद्धिस्ट मतलब मेजोरिटी लोग बुद्धिस्ट है। अब ये लोग देखिए, इन लोग जो है ये सीधे बॉर्डरिंग स्टेट है, तो इधर भी कई बार चलती आ रही थी बात कि हम अलग होना चाहते हैं। असल में राज्य का नाम तो रखा ही नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा हिमालय है वो ऐसे जो हमारा हिमालय है वो इधर से जाके ऐसे घूमते हुए फिर नीचे तक जाता है हमारा हिमालय। तो हिमालय में यहाँ वाला जो पर्वतमाला है उसे कहते हैं अराकान। यहाँ वाली जो पर्वतमाला है उसे कहते हैं अराकान। हाँ, श्रीलंका में ये बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। यहाँ वाली जो पर्वतमाला है ये सब हिमालय की ही है, इसे कहते हैं अराकान। तो इसे हम अराकान क्षेत्र भी कह सकते हैं, और राज्य की बात करें तो ये रखाइन राज्य, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ये ऑटोनोमस हो जाए, जैसे हमारे यहाँ नागालैंड में चाहते हैं, मणिपुर में चाहते हैं, मिजोरम में चाहते हैं कि हम ऑटोनोमस हो जाए, कुछ ज्यादा स्वायत्ता मिले हमें, ठीक है। तो यहाँ के लोग हैं कुछ ऐसे लोग जो कि उग्रवादी टाइप के, उन्होंने एक आर्मी बनाई थी, उसका नाम था अराकान रखाइन सैल्वेशन आर्मी। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि उग्रवादी संगठन है जो कि यहाँ पे क्या था, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? चलो एक काम करते हैं, रोहिंग्या वाली अपन अगली क्लास में देख लेते हैं, है ना, रात हो रही है।